हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नीट फिजिक्स बाय सोहन सर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चला हुआ था पिछले लेक्चर से वो था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें हमने क्या किया था, स्टार्टिंग से हमने स्टेट ऑफ मोशन पढ़ा था, स्टेट ऑफ रेस्ट पढ़ा था, उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड, और उसके बाद किया था हमने फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स, दैट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आज हम इस टॉपिक को उससे आगे जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, अच्छा कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप को डिसिप्लिन में रख के ही पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हम आगे का टॉपिक। ठीक है, तो वो था हमारे पास क्या, वेलोसिटी। तो लास्ट टाइम हमने स्पीड पे छोड़ा था, आज हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी। ठीक है, देखो वेलोसिटी एंड स्पीड में ज्यादा फर्क नहीं है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो डिस्टेंस भी कवर करता है या डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा। अगर आपने उसको टाइम के साथ ले लिया, डिस्टेंस को टाइम के साथ लिया, तो आप स्पीड डिस्कस कर रहे हो। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ लिया तो इट मींस आप वेलोसिटी डिस्कस कर रहे हो। जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, सपोज करो ए पे है और वो कुछ टाइम के बाद बी पे पहुंचता है, ठीक है, यहां पे इसका टाइम 0 माना जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग है मोशन की, और t1 जब टाइम होगा तो सपोज करो ये यहां पे पहुंच गए। अब ए से बी जब वो पहुंचा तो उसने सपोज करो डी डिस्प्लेसमेंट कवर की। कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की? डी डिस्प्लेसमेंट कवर की। और ए से बी पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लिया? टी टाइम लिया। ठीक है, कितना टाइम लिया? टी। सिचुएशन समझो, एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, ठीक है, अब यहां से वो स्टार्ट करता अपना मोशन। जब टाइम 0 इट मीन वो रेस्ट में है। जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा उसने अपना मोशन स्टार्ट किया और बी पॉइंट पे पहुंच गया t1 टाइम पे। तो ए से बी उसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट कवर की। कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की? डी। और ए से बी पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लिया? टी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड क्या थी? सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट मींस एक ऑब्जेक्ट जब मोशन में है तो वो टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है? ठीक है, कितने टाइम में? क्या पता? तो एक ऑब्जेक्ट ने डी डिस्प्लेसमेंट कवर की टी टाइम में, तो वेलोसिटी आई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज डी अपॉन टी। ठीक है, वेलोसिटी को वी से लिखते हैं। ठीक है, तो यूनिट क्या बनेंगे इसके? तो डिस्प्लेसमेंट को किसमें मापते हो आप? मीटर में। टाइम को सेकंड में, तो ये बना मीटर सेकंड इनवर्स। तो स्पीड एंड वेलोसिटी के यूनिट सेम ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट सेम है। दोनों में नीचे तो टाइम ही है, एक जगह डिस्टेंस है, एक जगह डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस को भी मीटर में मापते हो, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मापते हो। ठीक है बच्चे, मैं बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूं। अब ये मत सोचना कि इतनी चीजें तो आपको 9th-10th में पता होती है। ठीक है, पता उनको होती है जिन्होंने उस टाइम दिया होता है पढ़ाई को। अब जिन्होंने 9th-10th ऐसे किए उनको +1-2 में देखो सिलेबस आपका कैसे बना होता है। 9th और 10th में जो चीजें आपने पढ़ी है उस चीज को ध्यान में रखते हुए 1 और 2, +1 एंड +2 में सिलेबस बनता है। ठीक है, वो ये मान के चले हुए कि आपने 9th-10th में अच्छी पढ़ाई की है, आपके बेसिक 9th-10th के परफेक्ट है। ठीक है, तब उसको उससे आगे जो है वो 1-2 में आपका सिलेबस बनता है। अब वो ये थोड़ी नहीं सोचे कि कुछ बच्चों ने 9th-10th में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो क्यों ना बेचारों को फिर से वही 9th-10th की चीजें डाल के थोड़ा सा बेसिक से समझाया जाए। नहीं, ठीक है,
+1 2 में जब आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो वो यही मान के चले हैं कि 9th और 10th में आपने साइंस बड़े अच्छे से पढ़ी है, वो सब कुछ आपको आता है, ठीक है, उससे आगे पढ़ाना वो स्टार्ट करते हैं। अगर वो 9th 10th की चीजें आपके दिमाग में प्रॉपर वे में नहीं है तो ये चीजें वो 1 2 लेवल का वो कहां से समझाएगा आपको कंसेप्ट, ठीक है। तो उसमें टीचर्स की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है कि 9th 10th में आपने उस चीज को एज ए, है ना, SST की तरह ही पढ़ा हुआ है साइंस को, तो चीजें दिमाग में है ही नहीं, बेसिक्स आपके बने नहीं है, तो कहां से समझ आएगा +1 और 2 का, ठीक है। तो मैं वो चीजें भी ध्यान में रख रहा हूं कि अगर 9th 10th में आपके बेसिक्स वीक है और अगर आप +1 में पहुंच गए हो तो कोई बात नहीं, जो चीजें आपने 9th 10th में छोड़ी है उन चीजों को भी मैं साथ में यहाँ पे करवा रहा हूं, ठीक है। ये स्कूल में टीचर्स जो होते हैं वो टाइम बॉन्ड में होते हैं, उनको पता होता है कि इस लेक्चर में हमने ये पढ़ाना वो पढ़ाना है, वो बेसिक नहीं करवा सकते बेचारे उस टाइम में, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे फ्री हूँ, मुझे किसी का दबाव नहीं है कि सिलेबस खत्म करना है या इसको जल्दी खत्म करो इतना पढ़ाना है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सिखाने के लिए आया हूं मैं, बस दैट्स इट, ठीक है। तो कई बार मैं बिल्कुल छोटी से छोटी चीजें जो समझाने लग पड़ता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें आपने ध्यान में नहीं रखनी है। तो यूनिट आगे, अब बताओ वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी फिर, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड क्या थी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, वेलोसिटी जो होती है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी क्या होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट मींस एक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है कितने टाइम में, वो है इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन अ टाइम। आई समझ। अब डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, वो मैं बेसिक क्लास में बता चुका हूं या फर्स्ट लेक्चर्स में बता चुका हूं, ठीक है। ये तो ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इट मींस उसकी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सेम होगी। ये बताया था मैंने पिछले लेक्चर्स में कि कब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होती है, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हुई तो उस केस में स्पीड एंड वेलोसिटी भी इक्वल होगी। तो ये पॉइंट याद रखने हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ में जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वली होती है, सेम बोल सकते हैं हम उसको। क्यों, क्योंकि उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होती है। आई समझ, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट याद रखना है कि कब कौन से केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के एंड स्पीड वेलोसिटी के इक्वल होती है, जब एक ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ठीक है। ये अच्छा, इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते थे, रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या बोलोगे आप, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। ये अब स्पीड, जैसे हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया था उसी तरह हम डिफरेंशिएट करते अब स्पीड एंड वेलोसिटी को, ठीक है। ये तो पहली इसकी डेफिनेशन, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, स्पीड क्या है, इट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, एंड वेलोसिटी क्या है, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करता है कितने टाइम में, वो स्पीड है, और एक ऑब्जेक्ट या बॉडी कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है कितने टाइम में, वो वेलोसिटी है, ठीक है।
तो एक डिफरेंशिएशन इसकी डेफिनेशन में आ गया। दूसरा यूनिट, तो मीटर सेकंड इनवर्स, इसके यूनिट भी मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, दूसरा स्पीड इज ए, तीसरा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड, और वेलोसिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड जो वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है तो स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, लगा पता कि नहीं? और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? उल्टा भी बोल दिया मैंने, क्या बोला मैंने? स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है। रीजन क्या है? क्योंकि वेलोसिटी इज डिपेंड अपॉन अ डिस्प्लेसमेंट। आई समझ बात? ठीक है, ये डिफरेंस था स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, अच्छा एक चीज, ये बहुत कॉमन सी चीज होती है, मैं बोलूं अगर सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। अब इससे आप क्या पता लगा सकते हो? आप इससे ये पता लगा सकते हो कि ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 30 मीटर। ठीक है, या दूसरा वेलोसिटी ले लो, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सपोज करो 15 मीटर पर सेकेंड, तो इट मींस वो ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस हो रहा है, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है? 15 मीटर। तो याद रखना है, एक ऑब्जेक्ट 1 यूनिट टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, दैट इज वेलोसिटी। और एक ऑब्जेक्ट 1 यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज स्पीड। आई समझ? ठीक है, ये और ठीक है, और ये चीज याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। याद रखना, ये मैथ का कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल में आ जाता है कई बार। ठीक है, तो इट मीन 7 की पावर 0 इज 1, 9 की पावर 0 इज 1। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं यहां पे कि 3 की पावर कितनी है, तो 3 की पावर 0 नहीं बोलना। अगर 3 की पावर 0 होगी तो ये 3 नहीं, तब ये 1 है। ठीक है, तो 3 की पावर अगर कुछ नहीं लगी तो इट मीन 3 की पावर कितनी यहाँ पे 1। ठीक है, 1 है इसलिए लिखना जरूरी नहीं है, -1 होती तो लिखना जरूरी था। ठीक है, और एक ये चीज, x की पावर अगर n है तो इसको अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाते हो, सॉरी डिनोमिनेटर में लेके जाते हो, तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, या उल्टा हो सकता है, 1/x की पावर m है। अब ये कहां पे है? डिनोमिनेटर में। अगर आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। और ठीक है, ये जैसे एक एग्जांपल इसका ले लो, जैसे 7 की पावर 3 है, अगर इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो 7 की पावर -3 बन जाएगा। ठीक है, वैसे सपोज करो 1/8 की पावर 4 है तो -4 है, सपोज करो, या 4 है, तो ये ऊपर जाएगा तो 8 की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे माइनस होता, देखो जैसे ये है 7 की पावर -4 है, ठीक है, तो ये 1 में जाके 7 की पावर +4 बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये है 1/8 की पावर -3 है, तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। इट मींस कोई भी चीज अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाए या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाए, उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इट डजंट मैटर कि वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में गई
या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गई। ठीक है, जब भी कोई चीज जो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगी या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो उसकी पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये अब एक चीज देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या चीज है? इंस्टेंटेनियस वर्ड क्या है, ध्यान से देखना, इंस्टेंटेनियस वर्ड क्या है। ठीक है, देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट जो सपोज करो ए से चलना स्टार्ट किया और बी पे पहुंचा, ठीक है, सपोज करो ये 10 सेकंड के लिए मूव किया, पहले सेकंड में यहां पहुंचा, दूसरे में यहां, तीसरे में ये। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड सेकंड, तो ये 10th सेकंड में यहां पे पहुंचा। अब इसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की? सपोज करो इसने डिस्टेंस कवर की, यू कैन से 50 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना लिया इसने? 10 सेकंड। टाइम क्या लिया इसने? 10 सेकंड। तो वेलोसिटी क्या आई? वेलोसिटी आई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? 50 मीटर, एंड टोटल टाइम कितना लिया? 10 सेकंड। तो ये आया 5 मीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में ये 5 मीटर जा रहा है। एक सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है ये? 5 मीटर। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस यहां से यहां जाते भी इसने क्या किया, पहले सेकंड में भी ये 5 गया, दूसरे सेकंड में 5 गया, तीसरे, ऐसा नहीं है, ये एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी। ये बता रहा है कि लगभग हर सेकंड में जो है वो 5 मीटर जा रहा है, 5 मीटर जा रहा है हर सेकंड में। इसकी जो वेलोसिटी तो वो कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड थी। यहां से यहां भी 5 मीटर पर सेकंड में गया, यहां से यहां भी 5 मीटर पर सेकंड में गया। ये ऐसे बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हो सकता है ये ऑब्जेक्ट जो वो पहले स्लो हुआ, फिर फास्ट हुआ, या फास्ट हुआ फिर स्लो हुआ। तो इट मींस अगर मैं फोर्थ सेकंड में जब ये था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? तो फोर्थ सेकंड जो है वो इंस्टेंटेनियस टाइम है, छोटा सा छोटा टाइम है। 10 सेकंड तो वो पूरा चला ना। अब 10 सेकंड जब चला तो उसकी एवरेज वेलोसिटी ये थी 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन वो 5वें सेकंड से किस स्पीड में था, 6ठे सेकंड में किस स्पीड से चला। ठीक है, ये तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लगा पता इंस्टेंटेनियस क्या है? ठीक है, मोशन सपोज करो 10 सेकंड चला ऑब्जेक्ट, जो वो 10 सेकंड मोशन में था। ठीक है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी तो ये आई 5 मीटर पर सेकंड। तो इट मींस जरूरी नहीं कि वो पहले सेकंड में भी 5 मीटर से ही चल रहा था, दूसरे में 5, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं पता लगाना चाहता हूं कि फोर्थ सेकंड जो है, फोर्थ सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, या 7th सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी थी। जब 10 सेकंड तक चला तो 7वें सेकंड में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, या फोर्थ सेकंड में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा। अब मैं इंस्टेंटेनियस टाइम पे फोकस कर रहा हूं। तो जो वेलोसिटी होगी किसी ऑब्जेक्ट की एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब किस टाइम की बात कर रहा हूं मैं? फोर्थ सेकंड की, या 5th सेकंड की, या 7th सेकंड की। ठीक है, तो वो जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक्सेलरेशन का तो पता होना चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस वर्ड जो आएगा वो याद रखना है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम को छोटा करके 10 सेकंड को आप 10 सेकंड में तोड़ो, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, उसमें देखोगे आप। ठीक है, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो उसको कैसे डिनोट करोगे आप? तो वेलोसिटी ये होगी आपके पास लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और ये बन जाएगा फिर डी एक्स अपॉन डी टी। जब डेल्टा टी लगभग 0 हो जाएगा तो ये डी एक्स ये आएगा आपके पास।
ठीक है ये। तो दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ये। अब नेक्स्ट है आपके पास एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एक्सेलरेशन। इसको बता देता हूं, उसके बाद ग्राफ, वेरियस टाइप के ग्राफ होते हैं उसको देखते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है एक्सेलरेशन। ठीक है एक्सेलरेशन। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, एक ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट करता है अपने मोशन को, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वो उसकी इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, और जिस पॉइंट तक हमने उसके मोशन को स्टडी किया वो उसकी फाइनल पोजीशन है। उसी तरह जब एक ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में मूव कर रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग से मूव कर रहा है, ठीक है, यहां पीछे से आ रहा था सपोज करो, ठीक है, और यहां से फिर ये बी तक गया, फिर आगे जा रहा है। हमने सिर्फ इतने इतने टाइम तक इसके मोशन को जो वो स्टडी करना है। ठीक है ये। तो अब ये यहां पे इसका स्टार्टिंग, जब मोशन की स्टार्टिंग हो रही है तो ये मोशन में तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तभी तो मोशन में। अगर वेलोसिटी जीरो होती तो ये एक जगह खड़ा होता, मोशन में नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है इट मींस उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है इट मींस वो मोशन में नहीं है, वो एक जगह खड़ा हुआ है स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो जब ये पीछे से आ रहा था, ए पॉइंट पे पहुंचा, तो पीछे से आ रहा है, ए पॉइंट पे पहुंचा है मोशन के टाइम में, तो यहां पे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं आप इसको? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और जहां तक मैंने इसके मोशन को कंसीडर किया है, स्टडी किया है, उस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी को u भी लिखते हैं किसी बुक में, और कहीं पे v नॉट भी लिखते हैं। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी को आप v ही लिखोगे। समझाई? ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में चला हुआ है तो कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में, मोशन के स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और लास्ट मोशन के एंड में जिस पॉइंट पे मोशन खत्म हुआ है वहां पे जो उसकी वेलोसिटी थी दैट इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी जो वो जीरो हो सकती है, यस, अगर ऑब्जेक्ट ए पे ही ऑलरेडी, पीछे से नहीं आया, ए पे खड़ा है। अब ए से इसने चलना स्टार्ट किया, तो जब चलना स्टार्ट किया, चलने से पहले ये रेस्ट में था, रेस्ट में था तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। ठीक है, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। जैसे ये मार्कर है, अब ये एक जगह खड़ा है, ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। लेकिन मार्कर यहां से आ रहा था, यहां पहुंचा, यहां से भी चला हुआ है, तो इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानी जाती है? जीरो। आई समझ? ठीक है ये। और फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ये। अच्छा अब देखो, अब ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचा, सपोज करो इसको मैं बी पॉइंट मान लेता हूं, इसको मैं सी पॉइंट मान, इसको मैं डी पॉइंट मान। ठीक है, अब हो सकता है एक ऑब्जेक्ट जो वो ए पे जिस वेलोसिटी पे था बी पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कम या ज्यादा हो सकती है, या कम भी हो सकती है, ज्यादा भी। तो इट मींस जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, पहले उसकी वेलोसिटी थी u, अब इसकी वेलोसिटी हो गई है v। जब टाइम t1 था तो उसकी वेलोसिटी u थी, और जब टाइम t2 है उसकी वेलोसिटी v है। तो वेलोसिटी में जब चेंज होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो इट मींस उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसकी वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज ही होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी। क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन
टाइम टेकन फॉर चेंज, टाइम टेकन फॉर चेंज। तो वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लिया है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन है, सिंपल सी बात है। तो एक्सेलरेशन क्या बना, अब ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जब भी आप किसी चीज का चेंज निकालते हो ना, तो वो फाइनल माइनस इनिशियल आता है, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं आता, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो टाइम चेंज होगा, सपोज करो यहां पे टाइम t1 था, फिर t2 हुआ, तो t2 माइनस t1, ठीक है। ये अब कंसीडर करो आप स्टार्टिंग में कि अगर t1 जो है वो 0 है और t2 जो है वो t है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। और t जब यहां आ जाएगा तो ये बनेगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और u जब दूसरी साइड जाएगा तो ये बन जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये क्या है, ये एक काइनेमेटिक इक्वेशन है एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है। तो v जो होता है वो u प्लस ए टी होता है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, एंड t क्या है, टाइम टेकन फॉर चेंज। आई समझ, ठीक है। ये तो एक्सेलरेशन क्या आया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, ठीक है। ये तो अब इसके यूनिट की बात करें तो ये वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आया v अपॉन टी। तो वेलोसिटी के यूनिट मीटर सेकंड इनवर्स एंड टाइम के यूनिट सेकंड। तो सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा मीटर सेकंड टू इनवर्स, मीटर सेकंड टू इनवर्स, ठीक है। ये अब एक्सेलरेशन जो वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो लगा पता एक्सेलरेशन क्या होगा, जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इट मींस उसका मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, उस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। कितना होगा, कितना वेलोसिटी चेंज हुआ है अपॉन कितने टाइम में चेंज हुआ है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ठीक है, आई समझ बात की नहीं, ठीक है। ये अच्छा, ये इसका एक बता देता हूँ, ये हर जगह यूज होगा यार, ये मैथ का कंसेप्ट है एक छोटा सा, ये बताता हूं मैं आपको। तो एक्सेलरेशन लगा पता, एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। ये इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट देखो पहले। अच्छा, ये एक फॉर्मूला है, जैसे x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये कॉमन बेस है तो x का x आ जाएगा, और जब बीच में मल्टीप्लिकेशन होती है तो इनकी पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है, ठीक है। ये और एक है x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n। तो x का x आएगा, बीच में डिवाइड है, डिवाइड है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, m माइनस n। और ठीक है, ये जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे ये है 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, तो ये बन जाएगा 7 की पावर 2 प्लस 3, तो दैट इज 7 की पावर 5, ठीक है। एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 2, तो दैट इज 3 की पावर, ठीक है। अब यही चीज वहां पे हुई, मीटर सेकंड इनवर्स है, ठीक है, और नीचे सेकंड है। अब ये सेकंड और ये सेकंड क्या बेस सेम नहीं है, बेस सेम है,
जब बेस सेम है तो ये क्या बना, मीटर का मीटर बन गया। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब जब बेस सेम है तो ये आपस में क्या है, एक ऊपर है एक नीचे, तो मींस डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड होंगे तो इनकी पावर्स क्या होगी, दोनों की माइनस होगी। ऊपर वाले की पावर -1 है और नीचे की पावर 1 है, तो 1 है तो ऊपर जाके ये भी क्या हो जाएगी, -1। तो ये बन गया मीटर सेकंड टू इनवर्स। तो ये बेसिक्स था इसके पीछे कि मीटर सेकंड टू इनवर्स क्यों बना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा है। और ठीक है, समझ आई बात, ठीक है ये। अच्छा, एक्सेलरेशन की बात करता हूं मैं। अब देखो एक चीज, एक्सेलरेशन जब कब होगा, जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा और मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, तो हम बोलेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है या ये बॉडी एक्सेलरेटेड है। ठीक है, कैसे, जैसे सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पे इसकी वेलोसिटी जो है वो सपोज करो ये रेस्ट में, जस्ट इमेजिन करो ये रेस्ट में, रेस्ट में तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब इस पे फोर्स लगी, अब ये आया रीजन कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में ऐसे थोड़ी नहीं आ जाएगा, जैसे ये मार्कर है इसको मैं ऐसे लेके जा रहा हूं, अब ये एक जगह खड़ा है, इसको मैं ऐसे लेके जा रहा हूं, तो ये मोशन में आया। ये मोशन में तभी आया जब मैंने इस पे फोर्स लगाई है, ये देखो। ठीक है, तो कॉज ऑफ मोशन फोर्स ही होता है। तो जब एक ऑब्जेक्ट यहां पे था, इनिशियल वेलोसिटी u थी, अब इस पे फोर्स लगाई मैंने, फोर्स लगाई तो इसने चलना स्टार्ट किया। जब चलना स्टार्ट किया तो इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो सपोज करो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। पहले वेलोसिटी 0 थी, फोर्स लगी, उसने चलना स्टार्ट किया, अब वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ। वेलोसिटी में चेंज हुआ, इट मींस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो तभी यहां पे क्या बनेगा, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा, सपोज फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम टेकन t आया। ठीक है, ये तो ये कितना बना आपके पास, तो ये आया आपके पास, ये तो 0, तो ये आया v अपॉन टी। अब एक चीज देखो, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, उस वो रेस्ट में, रेस्ट में तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसकी 0। ठीक है, अब इस पे फोर्स लगी, जब फोर्स लगी तो इसने चलना स्टार्ट किया, तो इसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी सपोज करो 15 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, ये अब यहां देखो, अब चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस यू, क्या होगा, v माइनस यू। तो v कितना है, v है 15 मीटर पर सेकंड, है ना, और u कितना है 0, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया 15 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, प्लस है कि नेगेटिव है, तो दिस चेंज इन वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब दूसरा केस लेता हूं मैं, देखो इसको ध्यान से। सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में आ रहा है, ठीक है, मैंने इसको इस साइड से फोर्स लगाई, तो यहां पे कुछ ना कुछ, सपोज करो ये आ रहा था किस वेलोसिटी से, सपोज करो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने इसको इस साइड से फोर्स लगाई, जैसे ये मार्कर ऐसे जा रहा, मैंने इसको यहां से रोक दिया। ठीक है, तो इस फोर्स ने क्या किया, इस फोर्स ने इसकी वेलोसिटी को चेंज किया और ये रेस्ट में आ गया। रेस्ट में आ गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। ठीक है, तो अब चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, तो v कितना है, v 0 है, u कितना है 20 मीटर पर सेकंड, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया 20 मीटर पर सेकंड, तो चेंज इन वेलोसिटी माइनस में आया। जब चेंज इन वेलोसिटी माइनस में आया, इट मींस एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसको बोलते हैं आप रिटार्डेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम बोल रहे एक्सेलरेशन तो वो पॉजिटिव ही है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसको बोलोगे आप रिटार्डेशन। किसी, जैसे गाड़ी है ना,
गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेट हो रही है वो, तो एक्सेलरेट मतलब स्पीड कम से ज्यादा हो रही है। लेकिन अगर कोई चीज चली हुई है वो धीरे धीरे होते होते रुक गई, मतलब फास्ट से स्लो स्लो होते होते रुक गई, तो इट मींस उसका चेंज इन वेलोसिटी कैसा आया, नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन भी कैसा आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं आप रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में स्पीड ज्यादा से कम होती जाएगी, एक्सेलरेशन में स्पीड या वेलोसिटी जो वो कम से ज्यादा होती जाएगी। तो ये डिफरेंस है नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? देखो, चेंज इन वेलोसिटी है तो चेंज जो होगा वेलोसिटी में वो दो तरीके से हो सकता है, चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वेलोसिटी में चेंज नेगेटिव आया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, जिसको बोलोगे हम रिटार्डेशन। और वो कौन सा एग्जांपल है? गाड़ी जो वो चली हुई है, चलते चलते रुक गई, चलते चलते रुक गई, तो इट मींस यहां पे एक्सेलरेशन क्या हुआ, पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? नेगेटिव था। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा से कम होती गई या स्पीड ज्यादा से कम होती गई। आई समझ आप? ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है आपके पास, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट से वो आती है मोशन में, तो रेस्ट में थी तो यहां पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो क्या होगा, वो कम होगा, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि पहले वो खड़ी हुई है, खड़ी है मींस रेस्ट में है, रेस्ट में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब इसको फोर्स लगी, इसने चलना स्टार्ट किया, जब ये मूव करेगी तो इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, क्योंकि मोशन वेलोसिटी से जुड़ा हुआ है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अब इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, तो इस केस में क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक उल्टा केस लो, गाड़ी चल रही है, मोशन में है, इस साइड से उसको फोर्स लगी हुई है, किसमें आ गई, रेस्ट में, तो यहां पे गाड़ी ऑलरेडी मोशन में थी, तो उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी अब ये रुक गई है तो वो 0 है। ठीक है, तो अब यहां पे चेंज इन वेलोसिटी क्या आया, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है। अब जरूरी नहीं एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं जाना है, कि जरूरी नहीं कि बॉडी पहले खड़ी थी और चलना स्टार्ट किया तभी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है और मैं उसको इसी साइड फोर्स लगाता हूं और उसका मोशन बढ़ जाएगा, मतलब पहले वो स्लो चल रही थी, अब वो फास्ट चल रही है। स्लो चल रही इट मींस इनिशियल वेलोसिटी उसकी कम है, और बाद में जब उसने फास्ट चलना स्टार्ट किया इट मींस उसकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी कम होगी, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब कम जो वो 0 भी हो सकती है और वैसे भी कम भी हो सकती है। आई समझ? ठीक है, ये सपोज करो एक ऑब्जेक्ट चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, इस पे फोर्स लगी ये इसी साइड, और ये चलने लगा बड़ा 7 मीटर पर सेकंड से, तो इनिशियल वेलोसिटी 5 है, फाइनल वेलोसिटी 7 है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। दूसरा केस ले लो, एक ऑब्जेक्ट 15 मीटर पर सेकंड से चला हुआ था, उस पे इस साइड से फोर्स लगना स्टार्ट हुई, तो ये इसके मोशन को कम करेगा, मोशन कम होगा इट मींस इसकी वेलोसिटी भी कम होगी। तो सपोज करो ये बन गई अब 10 मीटर पर सेकंड, तो इस केस में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, तो चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा वो माइनस में आएगा, दैट इज 10 माइनस 15, दैट इज -5। तो यहां पे ये रिटार्डेशन हुआ, और ठीक है, तो दिस इज हाउ ये कंसेप्ट जुड़ा हुआ है मोशन का वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के साथ। आई समझ? और ठीक है बच्चे, अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगी तो फोर्स की डायरेक्शन मैटर करती है कि उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा या नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स जो है वो उसके मोशन की डायरेक्शन में होती है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस मोशन में जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है,
और फोर्स भी उसको आगे की तरफ ही लग रही है, तो इट मींस ये फोर्स क्या करेगी, इसके मोशन को बढ़ाएगी, मतलब इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगी, मतलब इसके एक्सेलरेशन को बढ़ाएगी। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में सपोज करो ऑब्जेक्ट इस मोशन में जा रहा है, लेकिन फोर्स जो वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो वो इसके मोशन को अपोज करेगी। मोशन अपोज होगा, इट मींस वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम होगी मींस अब फाइनल वेलोसिटी कम हो गई है, तो चेंज इन वेलोसिटी जो वो नेगेटिव आएगा, और चेंज इन वेलोसिटी अगर नेगेटिव आएगा तो एक्सेलरेशन भी यहां पे नेगेटिव होगा, दैट इज रिटार्डेशन। और यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, समझ आई बात कि नहीं? ठीक है, ये चीज, तो ये है एक्सेलरेशन का कंसेप्ट। अब देखो, जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो, लेट अस कंसीडर ए बॉडी, एक बॉडी मानी आपने, ठीक है, हैविंग मास m, इस बॉडी का मास कितना है, m है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट पे लगी है फोर्स। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगेगी तो बताओ मुझे क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये ए एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो गया। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस पे फोर्स लगी है F, जब इस पे फोर्स लगेगी तो ये मोशन में आएगा। जब ये मोशन में आएगा तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स लगने के बाद इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी में चेंज आया है। ठीक है, तो ये जब मोशन में है तो अब देखो, तो इस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगी, तो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी F इक्वल टू ma, ये। ठीक है, तो ये फोर्स निकल आई जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था। तो फोर्स जो होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? जो इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में प्रोड्यूस हुआ था, जिसका मास m था। ठीक है, समझाई बात कि नहीं? तो ये पूरा जो बेसिक से बताया यहां पे पहुंच गया फोर्स। बोला ना स्टार्टिंग में कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में क्यों था वो? इसकी वजह से था वो। और ठीक है, ये तो एक बॉडी अगर जिसका मास m है उस पे फोर्स F लगती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इस पे लगने वाली फोर्स कितनी होगी? तो दैट विल बी F इक्वल टू ma। और ये कहां से निकलेगा? ये निकलेगा न्यूटन के सेकंड लॉ से, जो आने वाले चैप्टर्स में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये फोर्स समझानी थी मैंने। देखो सब कुछ कर लिया हमने, वेलोसिटी से स्टार्ट किया, फिर एक्सेलरेशन कर लिया, अब एक्सेलरेशन से आगे फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स देखो, अब फोर्स F इक्वल टू ma। तो फोर्स के यूनिट क्या होंगे? तो यूनिट में देखो, आप मास को किसमें मापते हो? आप केजी में। एक्सेलरेशन को किसमें मापते हो आप? मीटर सेकंड टू इनवर्स। तो फोर्स के यूनिट आए केजी मीटर सेकंड टू इनवर्स, और एसआई यूनिट में यही है आपके पास न्यूटन। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? न्यूटन। फोर्स के एसआई यूनिट है न्यूटन, और 1 न्यूटन इज वही केजी मीटर सेकंड टू इनवर्स। ठीक है, समझाई बात कि नहीं? ये चीज। अच्छा, इसमें फोर्स मास की डेफिनेशन बता देता हूं मैं। व्हाट इज मास? व्हाट इज मास? ध्यान से समझना बच्चे। ठीक है, अब कोई भी मैटर है, ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी है, वो किससे बनी है? वो बनी है मैटर से। ठीक है, अब किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी में मैटर की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय ए बॉडी। एक बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी है मैटर की प्रेजेंट, वो होता है उसका मास। दैट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर।
अब एक बॉडी है, उसमें अब वो मैटर से बनी है, अब उस मैटर की क्वांटिटी सपोज करो 1 ग्राम है तो उसका मास 1 ग्राम आएगा। उस मैटर की क्वांटिटी किसी बॉडी में सपोज करो 10 केजी है तो उसका मास 10 केजी आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज मास लगा पता। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी या प्रेजेंट इन ए बॉडी, किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट में मैटर की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज इट्स मास। और मास को मापते हो आप किसमें, केजी में। ठीक है, ये तो ऐसा यूनिट मास के क्या है, केजी। अगर छोटा मास होगा तो उसको ग्राम में भी मापेंगे। ठीक है, उसको किसमें मेजर करेंगे, ग्राम में। ठीक है, आगे मिलीग्राम की छोटी यूनिट है। तो मास की डेफिनेशन होगी, व्हाट इज मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी, दैट इज मास। ठीक है, नेक्स्ट आप फोर्स आ गई तो फोर्स की डेफिनेशन भी कर लेते हैं। अब देखो व्हाट इज फोर्स। अब किसी बॉडी पे लगने वाला पुश या पुल जो उस बॉडी की स्टेट को चेंज कर देता है या चेंज कर सकता है। ठीक है, तो फोर्स जो होती है वो ऐसा पुश या पुल होगा जो किसी बॉडी पे लगेगा तो उसके स्टेट को, स्टेट का मतलब वो अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी, या मोशन में है तो वो रेस्ट में आएगी, या स्लो चल रही होगी तो फास्ट हो जाएगी, या फास्ट चल रही होगी तो स्लो हो जाएगी। तो दैट इज द चेंज इन द स्टेट ऑफ अ बॉडी। तो फोर्स एक ऐसा पुश या पुल है जो किसी बॉडी पे लगेगा, पुश और पुल जो किसी बॉडी पे लगता है तो उस बॉडी की स्टेट को क्या करेगा, चेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब स्टेट क्या बताई, तो स्टेट मैंने बता दिया कि रेस्ट में होगी तो हो सकता है वो बॉडी मोशन में आ जाए। अगर मोशन में है, जैसे ये देखो ये मार्कर है रेस्ट में, इस पे फोर्स लगाई, ये चलना स्टार्ट किया, तो पहले किस स्टेट में था, ये रेस्ट में, फोर्स लगी तो ये मोशन में आ गया, तो चेंज इन स्टेट हुआ कि नहीं। ठीक है, या ऑलरेडी ये मोशन में है, आगे से मैंने इसको फोर्स लगाई तो ये रुक गया या ये स्लो हो गया, तब भी क्या है, चेंज इन स्टेट है। तो फोर्स एक ऐसा पुल या पुश होता है जो किसी बॉडी पे लगता है तो उसकी स्टेट को ये चेंज कर सकता है। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन ये है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। आई समझ बात। ठीक है, अब ये एरो क्यों लगाया मैंने, ये जो एरो लगाया है क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैंने फोर्स ही लिखा, एरो नहीं लगाया, तो वो सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताएगा। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा, लेकिन जब मैंने इस पे वेक्टर लगाया तो ये मैग्नीट्यूड भी बताएगा और इसकी डायरेक्शन को भी बताएगा। आई समझो बात कि नहीं। अगर किसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी पे आपने वेक्टर नहीं लगाया तो इट मींस वो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को नहीं बता रहा है। ये +2 के फर्स्ट चैप्टर में काफी एक्सप्लेन में है। ठीक है, तो आई समझ बात कि नहीं ये। ठीक है, तो ये हो गया, तो लगा पता, फोर्स की डेफिनेशन होगी, मास की डेफिनेशन होगी, फोर्स को किसमें मापते हैं। अच्छा एक चीज, अच्छा 1 न्यूटन जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स, ये याद रखना। 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, न्यूटन एसआई सिस्टम में है यूनिट फोर्स के, और डाइन सीजीएस सिस्टम में। याद रखना, फोर्स के यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या आएंगे, डाइन्स आएंगे। ठीक है, और एसआई सिस्टम में न्यूटन आएंगे। और एक और चीज वो बाद में आएंगे, 1 जूल जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁷ अर्थ। ये याद रखना आप। जूल क्या है, जूल जो है वो वर्क का एसआई यूनिट है, जूल जो है वो वर्क का एसआई यूनिट है, और वर्क का यूनिट क्या है सीजीएस सिस्टम में, अर्ग है।
तो ये याद रखना है, 1 जूल इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7 अर्थ एंड 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन। और ठीक है बच्चे, ये ठीक है। तो लगभग 50 मिनट हो गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतने समय तक बने रहे। थैंक यू। जय हिंद।